छात्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। मैं संतोष साथ राजकीय इंटर कॉलेज बेनपुरी से। आज हम आपको इस हमारा पर्यावरण अध्याय में आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण क्या होता है, पारतंत्र क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है और ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। आइए देखते हैं पहले पर्यावरण या वातावरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारा पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे वातावरण में काम करना चाहिए। पहले बहुत अच्छा वातावरण हुआ करता था, पहले बहुत पेड़ पौधे होते थे, जीव जंतु होते थे। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं। छात्रों, किसी भी जीव के चारों ओर पाई जाने वाली वे सभी दशाएं जो उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उन सभी दशाओं को सामूहिक रूप से पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, अन्य बड़े जीवों, मनुष्यों आदि के साथ मिलकर के एक संतुलन बनाते हैं। इन सभी को मिलाकर जो संतुलन बनता है उसे ही हम पारतंत्र कहते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, वो है पारतंत्र। अब आप पारतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र के वे जीव जो उस क्षेत्र के वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, तो उन जीवों और उस वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसे पारतंत्र कहते हैं। जो जीव जहाँ रहता है वहाँ का वातावरण उसे निरंतर प्रभावित करता है। ये पारतंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक पारतंत्र, जैसे नदी का, झील का, तालाब का, समुद्र का, जंगल का। दूसरा, ये सब प्रकृति में अपने आप बनते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम पारतंत्र। ये पारतंत्र मानव निर्मित होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे खेत में, बगीचे में, एक्वेरियम, जल जीवशाला जिसे कहते हैं, या अपने घर आंगन में जो क्यारी बना लेते हैं, यहाँ पर जो जीवों का वातावरण के साथ संबंध होता है उसको हम कृत्रिम पारतंत्र कहते हैं। सभी प्रकार के पारतंत्रों में दो प्रकार के घटक होते हैं, या कहें दो प्रकार के कारक होते हैं। पहले होते हैं जैविक घटक। जितने भी पारतंत्र हैं उनमें जो जैविक घटक होंगे वो सभी जंतु और पौधे ही होते हैं। दूसरे होते हैं अजैविक घटक। छात्रों, इन अजैविक घटकों में वे सभी भौतिक कारक आते हैं जो जैविक घटकों से अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, मृदा, जल, वायु, वायु में उपस्थित अन्य गैसें, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ताप, ये सभी जो है वो अजैविक घटक हैं। अब आप देखेंगे जितने भी पारतंत्र हैं उन पारतंत्र में ये अजैविक घटक जो हैं इनका अध्ययन हम किस रूप में करते हैं, तो देखेंगे सभी पारतंत्रों में जैविक और अजैविक घटकों का जो अध्ययन है वो निम्न भागों में किया जाता है। नंबर 1 आते हैं उत्पादक। उत्पादक ए, इनको इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। वे सभी हरे पौधे जो सुपोषी होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं और
प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उन्हें उत्पादक कहते हैं। छात्रों, पृथ्वी पर जितने भी पारतंत्र हैं, उन सभी पारतंत्रों में जितने भी हरे पौधे हैं, वे सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अतः ये उत्पादक कहलाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अकार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित कर लेते हैं। दूसरा देखेंगे, उपभोक्ता। इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ये कंज्यूमर जो है सभी जंतु होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले प्रथम उपभोक्ता, ये वे जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं। ये अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, गाय, और शाकाहारी कीट तथा अन्य जंतु। नंबर 2, द्वितीय उपभोक्ता। सेकंड, द्वितीय उपभोक्ता। इनको इंग्लिश में सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रथम उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, अर्थात ये प्रथम मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक और बड़ी मछलियां, भेड़िया आदि। छात्रों, फिर देखेंगे तृतीय उपभोक्ता, जिनको हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। ये वे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, अतः इनको उच्च मांसाहारी भी कहते हैं।
मांसाहारी जंतु, जैसे शेर, चीता, मोर, बाज आदि। बच्चों, अभी आपने देखा कि जो उपभोक्ता है वो 3 तरह के हैं। पहले उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे उपभोक्ता जो प्रथम मांसाहारी होते हैं, जो प्रथम उपभोक्ताओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो उच्च मांसाहारी होते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ताओं और प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे सी, अपघटक। छात्रों, इनको डिकम्पोजर कहते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जीवों के शरीर को अपघटित करने का काम करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। जब सभी जंतु और पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करके मृत हो जाते हैं, तो ये अपघटक अर्थात सूक्ष्म जीव उनके मृत शरीर को छोटे छोटे कणों में अपघटित कर देते हैं। इससे जो चीज जहां से आती है वो वहीं पर विखंडित होकर के चली जाती है। ये काम करते हैं कवक और जीवाणु। छात्रों, अब आप पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला या आहार कड़ी, फूड चेन। अभी आपने पढ़ा था पारतंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में। देखिए, आपने देखा है बहुत से जीव अपने से छोटे जीवों को खाते हैं और उन्हें कोई और जीव खाता है। कुछ अपने से बड़े जीवों को भी खा जाते हैं। तो विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों के बीच भोजन करने की ये जो श्रृंखला है, उसे ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें कई पोषक स्तर होते हैं। तो जैसे आपने देखा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा सबसे पहले हरे पौधे ग्रहण करते हैं। हरे पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खा जाता है। इस तरह से ये आहार श्रृंखला बन जाती है। जैसे हरे पौधे टिड्डा, मेढक, सर्प और मोर। विभिन्न पोषक स्तरों पर क्रम से भोजन के लिए चलने वाली ये जो श्रृंखला है, उसे ही खाद्य श्रृंखला या आहार कड़ी कहते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हरे पौधे ग्रहण करते हैं, हरे पौधे को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाते हैं और मेढक को सर्प, सर्प को मोर खा जाता है। बच्चों, हर पारतंत्र की अलग अलग खास श्रृंखला हो सकती है। जैसे जल का पारतंत्र है, उसकी खास श्रृंखला अलग होगी। जैसे जल में हरे पौधे, इन हरे पौधों को बहुत ही सूक्ष्म जीव जैसे छोटे छोटे कीट,
खाए जाते हैं। इन कीटों को छोटी मछलियां और छोटी मछलियों को, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगला टॉपिक आप देखेंगे खाद्य जाल, जिसको फूड वेब या आहार जाल भी कहते हैं। देखेंगे किसी भी स्थान पर, अभी आपने जो आहार श्रृंखला पढ़ी थी वो एक सीधी रेखा में न होकर के कई स्तर पर जाती है। एक जीव कई जीवों को खाता है और वो स्वयं भी कई जीवों द्वारा खा लिया जाता है। तो विभिन्न पोषक स्तरों का ये जो जीवन का भक्षण चलता है उसे ही हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे हरे पौधे, क्या कह सकते हैं, घास, इन सबको अलग अलग जंतु एक ही स्थान पर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज। इधर आप देखेंगे सर्प को खा सकता है मोर, इधर टिड्डे को खा सकता कोई पक्षी, और इस पक्षी को भी खा जाएगा बाज, या इस घास को बकरी, बकरी को खा जाता है शेर, घास को खा रहा है हिरण, हिरण को खा गया शेर। तो एक ही स्थान पर आप देख रहे हैं कि कई जो पोषण के स्तर बनते हैं, उन पोषण के स्तरों को ही खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। इन सभी में जो निचले स्तर पर जीव होते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। इन उत्पादकों को जो सबसे पहले ग्रहण करता है वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और उन्हें खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय को फिर तृतीय उपभोक्ता। इस तरह से बच्चों ये बन जाता है एक खाद्य जाल। अब आप इस अगली कड़ी में देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह। छात्रों, अभी आप पाचतंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों को पढ़ रहे थे, फिर आपने खाद्य कड़ी पढ़ा, फिर आपने खाद्य जाल जाना। अब आप देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? छात्रों, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी होता है। सदैव एक दिशी होता है। सबसे पहले देखेंगे इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। हम सबको ऊर्जा पृथ्वी पर कहां से मिलती है? सूर्य से। इस सूर्य के ऊर्जा को
पृथ्वी पर सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? हरे पौधे। ये हरे पौधे जो हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। छात्रों, यहां से जो ऊर्जा है प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आई, हरे पौधों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उस ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लिया। अब देखेंगे हरे पौधों को भोजन श्रृंखला में जो खाएगा तो वो ऊर्जा वहां पहुंच जाएगी। मान लो इसको खाया हरे पौधे को टिड्डे ने या किसी भी कीट ने, तो ये ऊर्जा टिड्डे में पहुंच गई। टिड्डा कहलाता है प्रथम उपभोक्ता। टिड्डे को जब खाया मेढक ने तो ये ऊर्जा पहुंच गई मेढक में। मेढक होता है द्वितीय उपभोक्ता। और फिर मेढक को खाया सर्प ने तो ये ऊर्जा पहुंच गई सर्प में। ये होता है तृतीय उपभोक्ता। इस तरह छात्रों, ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो सदैव सूर्य से एक निश्चित दिशा में चलता है, या ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। आइए देखते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो प्रत्येक पोषक स्तर में कितनी स्थानांतरित होती है। सामान्यतः किसी भी पोषक की खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर 4 या 5 तक होते हैं। ये प्रथम पोषक स्तर, ये द्वितीय पोषक स्तर, ये तृतीय पोषक स्तर, ये चतुर्थ पोषक स्तर। छात्रों, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा का 10% भाग ही प्रथम पोषक स्तर में संचित होता है। अर्थात हरे पौधे जो है सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का 10% भाग ही अपने अंदर संचित कर पाते हैं। यहाँ से इसका 10% यहाँ पहुंचती ऊर्जा, यहाँ से यहाँ पहुंचती है और फिर यहाँ पर पहुंचती है। इस तरह से प्रत्येक पोषक स्तर पर संचित की गई ऊर्जा अगले पोषक स्तर पर केवल 10% भी स्थानांतरित होती है। यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, अगर सूर्य से पौधों में 1000 कैलोरी किलो कैलोरी ऊर्जा अगर संचित होती है तो इस पोषक स्तर से इस पोषक स्तर में इसका 10% यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही पहुंचेगी। छात्रों, अब आप देखेंगे यहां इस पोषक स्तर से इस पोषक स्तर में 10% पहुंचेगी तो 100 का 10% 10 किलो कैलोरी, और इससे इसमें 10% पहुंचेगी तो 10 का 10% 1 किलो कैलोरी। इस तरह से ऊर्जा का प्रभाव पोषक स्तरों में हर स्तर पर 10% ही आगे पहुंचता है। शेष 90% जो ऊर्जा है वो पर्यावरण में रिलीज होती रहती है। तो आपने जाना कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और केवल 10% ऊर्जा ही प्रत्येक पोषक स्तर पर क्रम से आगे बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक पारतंत्र में, चाहे वो जल का पारतंत्र हो, चाहे वो घास के मैदान का पारतंत्र हो,
जब नदी का, झील का या बगीचे का प्रत्येक पोषक स्तर में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वो उसका प्रभाव आगे की ओर 10% ही होता है। छात्रों, अगला टॉपिक देखेंगे, प्राइमेट शब्द हमने लिखा। अभी आप पढ़ रहे थे कि जो विभिन्न पोषक स्तर हैं वो सब भोजन ग्रहण करने के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं और उसी में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा की ओर होता है। तो जब हम विभिन्न पोषक स्तरों को जीव संख्या, जीव भार या ऊर्जा की दृष्टि से जब उनका अध्ययन करते हैं तो उसे हम पिरामिड कहते हैं। जैसे देखते हैं आप, सामान्यतः पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है जीव ऊर्जा का पिरामिड। इसमें ऊर्जा का पिरामिड जो है वो स्लैब सीधा होता है। देखेंगे जैसे हरे पौधे, इनको खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, और मेढक को खाया सर्प ने। हरे पौधों की जो है वो संख्या ज्यादा है, इनसे कम संख्या टिड्डों की है, टिड्डों से कम संख्या मेढक की है, मेढक से कम संख्या सर्प की है। तो ये हो गया जीव संख्या का सीधा पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड। इसी को अगर हम बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि हरे पौधों का जो भार है उससे कम भार टिड्डों का है किसी भी पारतंत्र में, और टिड्डों से कम भार मेढक का है, मेढक से कम भार सर्पों का है। तो फिर ये बन जाता है जीव भार का पिरामिड। छात्रों, जब हम इसे ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि जो ऊर्जा सूर्य से आई, जो ऊर्जा सूर्य से आई है उस ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण किया है हरे पौधों ने। हरे पौधों से ऊर्जा गई है टिड्डों में, टिड्डों से ऊर्जा गई मेढक में, मेढक से गई सर्प में। और ये होता है स्तर उत्पादक का, ये प्राथमिक उपभोक्ता का, ये द्वितीय उपभोक्ता का, और ये तृतीय उपभोक्ता का। तो इस तरह ऊर्जा क्रम से सूर्य से हरे पौधों में, हरे पौधों से यानी अर्थात उत्पादकों में, इनसे प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में। इस तरह से जब हम ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं तो ये एक सीधा पिरामिड बनता है। तो छात्रों, ये आपने पढ़े पिरामिड ये 3 तरह के थे। ये संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, जीव ऊर्जा का पिरामिड। प्रत्येक पोषक स्तर पर आप देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है सूर्य से आती है, उत्पादकों द्वारा ग्रहण की जाती है,
और फिर क्रम से उपभोक्ताओं द्वारा ऊपर की ओर एक निश्चित सीधी रेखा में चलती चली जाती है।